सभी विद्यार्थियों का अरविंद पब्लिक स्कूल के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है केंद्र सरकार, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से इस पाठ से 7 अंक के प्रश्न निर्धारित हैं। वैसे यह जो पाठ है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयुक्त होगा, काफ़ी लाभदायक होगा। तो सभी विद्यार्थियों इस पाठ को आप ध्यान से देखेंगे। यह पाठ बहुत ही रोचक है और बोर्ड की परीक्षा में इससे अधिक बड़े जो प्रश्न हैं पूछे जाते हैं और लघुतरात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये काफ़ी लेसन महत्वपूर्ण है। इस पाठ को आप ध्यान से सुनेंगे। केंद्र सरकार, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि सरकार क्या होता है, सरकार क्या होती है, इसके अर्थ एवं परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो सरकार जो होती है किसी राज्य में होती है या देश में होती है, लेकिन किसी भी देश या राज्य की जो हम कल्पना है एक काल्पनिक रूप है। उसका स्वरूप जो होता है वह अमूर्त होता है, अदृश्य होता है। उसके मूर्त और दृश्य रूप प्रदान करने वाली जो संस्था है उसी को हम कहते हैं सरकार। प्रिय विद्यार्थियों, दोबारा सुने। किसी भी राज्य या देश जो है वह एक उसका रूप जो होता है अमूर्त होता है, अदृश्य होता है। उसके मूर्त रूप प्रदान करने वाली जो संस्था है उसको हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। क्योंकि बिना किसी भी राज्य की या देश की कल्पना बिना सरकार की हम नहीं कर सकते हैं। राज्य या देश की कल्पना सरकार से ही संभव है। सरकार किसी भी देश में या राज्य में जनता के लिए, वहाँ निवास करने वाले लोगों के लिए कानूनों का निर्माण करती है और निष्पादन करती है। तो हम सरकार को इस तरह से भी समझ सकते हैं, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक शासन कर चलाने वाली जो संस्था होती है उसको हम कहते हैं सरकार। तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जैसे एक राजस्थान हो गया या देश हो गया या कोई भी राज्य, हर एक राज्य का, हर एक देश का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल होता है और उस क्षेत्रफल के अंदर जो है सरकार अपना शासन करती है। तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में शासन चलाने वाली जो संस्था होती है उसको हम कहते हैं सरकार। तो सरकार जो होती है किसी भी राज्य या देश को मूर्त रूप प्रदान करती है, उसका स्वरूप प्रदान करती है। बिना सरकार के किसी भी राज्य या देश की कल्पना हम कदापि नहीं कर सकते हैं। एक प्रसिद्ध विद्वान गार्नर के अनुसार, गार्नर ने इसकी बहुत अच्छी परिभाषा दी है। सरकार वह मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियों का निर्धारण किया जाता है। सरकार वह मशीन है या वह अभिकरण है जिसके द्वारा राज्य की नीतियों का निर्धारण किया जाता है। तो देखो बच्चों, सरकार मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो शासन चलाने वाली संस्था है उसको हम कहते हैं सरकार। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सरकार के कितने अंग हैं। जिस प्रकार से मानव शरीर होता है, मानव शरीर में हाथ है, पैर है, नाक, मुंह इत्यादि अलग अलग अंग हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। अलग हाथ का कार्य अलग है, मुंह का कार्य अलग है, नाक का कार्य अलग है। उसी प्रकार से सरकार अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से देश पर शासन चलाती है। तो सरकार के प्रमुख 3 अंग हैं जिसको हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कह सकते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं। अब है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका जो होता है, व्यवस्थापिका के 2 अंग होते हैं, संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका को हम संसद कहते हैं। इस पाठ में हम पढ़ेंगे संघीय व्यवस्थापिका के बारे में। संसद, संघीय व्यवस्थापिका यानी संसद पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुने। संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है कि एक देश में संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति व 2 सदनों से मिलकर होगा। संविधान की अनुच्छेद 79 के द्वारा एक देश में संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति व 2 सदनों से मिलकर बनेगा। 2 सदन क्या होता है?
दो सदन को कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा। जैसे संसद होती है, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और प्रथम सदन कहते हैं। लोकसभा को हम प्रथम सदन और निम्न सदन कहते हैं। दूसरा जो सदन है उसका नाम है राज्यसभा। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं और यह दूसरा सदन होता है। लोकसभा एक ऐसा सदन है जो अस्थायी होता है और राज्यसभा स्थायी सदन होता है। कहने का तात्पर्य है कि लोकसभा भंग हो सकती है या कई बार भंग हो चुकी है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसमें लोकसभा को हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकसभा को हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं इसलिए क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वह जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। जनता उनको निर्वाचित करती है, जनता उनको चुनती है। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में लोकप्रिय वही होता है जिसको जनता ज्यादा पसंद करती है और जनता अपने मतों के द्वारा उसको जिताती है। इस प्रकार जो लोकसभा है एक लोकप्रिय सदन कहा जाता है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्यवस्थापिका के बारे में। संघीय व्यवस्थापिका क्या है? संघीय व्यवस्थापिका को हम कहते हैं संसद। और संसद का प्रमुख कार्य क्या होता है? कानून का निर्माण करना। कानून यानी नियम, विधान, उनका निर्माण करना संसद का प्रमुख कार्य होता है। कानूनों का निर्माण करना या विधान का निर्माण करना, या जिसको हम नियम कहते हैं। संसद कानूनों का निर्माण करती है और किसके लिए करती है? देश में निवास करने वाली, बसने वाली जो जनता होती है उनके लिए, ताकि वह कानूनों का पालन करते हुए अपने और अपने देश का विकास करें, नियमों के अनुसार कार्य करें। कोई भी व्यक्ति या कोई भी समुदाय अगर कानूनों का उल्लंघन करता है तो सरकार उनको दंडित करती है और सही रास्ते पे लाने का प्रयास करती है। उसी को हम कहते हैं सरकार। तो कहने का तात्पर्य किसी भी देश में सरकार इसलिए होती है ताकि वह जनता के हित की बात सोचे, जनता का क्या करे? वो कल्याण करे। हर एक सरकार जनता के कल्याण का मतलब देश का विकास, देश में लोगों को रोजगार प्रदान करना, गरीबों को आश्रय प्रदान करना, निर्धनता दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, असहायों को सहायता प्रदान करना, निराश्रितों को आश्रय प्रदान करना, ये सरकार का प्रमुख कार्य है। सरकार जो होती है, सरकार को हम कह सकते हैं लोक कल्याणकारी, यानी लोक कल्याण का कार्य करती है सरकार। तो अभी आपको बताया मैंने, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा का जो संयुक्त नाम है उसको क्या कहते हैं? संसद। पुनः रिपीट करता हूं मैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त नाम है उसको हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। वैसे बच्चों ये भी ध्यान रखना, संसद के दो सदन होते हैं, अभी बताया मैंने, लोकसभा और राज्यसभा। अब हम पढ़ेंगे कि लोकसभा की रचना या संगठन। लोकसभा की रचना या संगठन। लोकसभा जो है वह संसद का निम्न सदन है, अभी बताया मैंने, संसद का निम्न सदन है और यह पहला सदन है। तो लोकसभा का जो गठन होता है वह किस प्रकार से होता है? इसको हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि इसके जो सदस्य हैं वह प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं लोकप्रिय सदन। अब यह प्रश्न उठता है कि इसकी सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? संविधान के द्वारा हमारे देश में लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। संविधान के द्वारा हमारे देश में जो लोकसभा है उसमें सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है, जिसमें से 530 विभिन्न राज्यों से और उसके पश्चात जो 530 के बाद जो रह गए 20 सदस्य वो विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन, जिसको हम आंग्ल भारतीय कहते हैं, उसके द्वारा भरे जाएंगे। लेकिन वर्तमान में हमारे देश में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वह 545 हमारे देश में वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है, जिसमें से 543 सदस्यों का निर्वाचन होता है, जनता के द्वारा चुनाव होता है 543 का, और जिसमें से 2 जो होते हैं उनको हम कहते हैं एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय, उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब ये प्रश्न उठता है बच्चों कि एंग्लो इंडियन आप नहीं जानते होंगे कि एंग्लो इंडियन क्या होता है। एंग्लो इंडियन को कहते हैं हम आंग्ल भारतीय।
तो एंग्लो इंडियन के बारे में थोड़ा आपको मैं बता देना चाहता हूं। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ, जब स्वतंत्र हुआ, उस समय हमारे देश से अंग्रेज अपने स्वदेश यानी ब्रिटिश लौट गए थे। लेकिन कुछ अंग्रेज जो हैं, लगभग आपको ये बता दूं 30 लाख, लगभग 30 लाख के करीब जो है अंग्रेज भारत में ही वो रह गए। तो एंग्लो इंडियन वे व्यक्ति, वे नागरिक कहे जाते हैं जिनके पिता या माता दोनों में से कोई एक भारतीय हो और एक यूरोपीय हो। कहने का तात्पर्य है उस व्यक्ति का अगर पिता यूरोपीय हो यानी ब्रिटिश का रहने वाला हो, यूरोप का रहने वाला हो, या उसकी माता इंडिया के रहने वाली है, तो दोनों के संयोग से जो पुत्र होगा या जो संतान उत्पन्न होगा उसको हम कहते हैं एंग्लो इंडियन। दोबारा फिर आपको बताता हूं मैं, एंग्लो इंडियन का मतलब होता है आंग्ल भारतीय, यानी दोनों में से माता या पिता दोनों में से एक भारतीय होगा और एक यूरोप का होगा, दोनों के संयोग से जो संतान उत्पन्न होंगे उनको कहते हैं एंग्लो इंडियन। तो हमारे देश में लगभग उस समय 30 लाख के आसपास जो थे वो एंग्लो इंडियन निवास करते थे। लेकिन आज एक आंकड़े के अनुसार लगभग हमारे देश में वो उसकी संख्या जो है अब काफी बढ़ती चली जा रही है। तो 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा इसलिए मनोनीत किया जाता है ताकि लोकसभा का जब चुनाव होता है तो चुनाव में अगर किसी भी आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को अपने द्वारा मनोनीत करता है। तो इस प्रकार से हमारे देश में वर्तमान में 545 लोकसभा में सदस्यों की संख्या है, जिसमें से 543 का निर्वाचन या चुनाव जनता के द्वारा होता है और 2 एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन जो होता है, मनोनयन जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 2-3 नाम भी रख देता हूं मैं, आप समझ जाएंगे। जो आपके बॉलीवुड आपके जो कलाकार है, लारा दत्ता का नाम सुना होगा आपने। उसके बाद आपके जो खिलाड़ी है महेश भूपति का, ये एंग्लो इंडियन समुदाय के ही कहे जाते हैं। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि इसका निर्वाचन कौन होता है। एक बार निर्वाचन से पहले मैं आपको दोबारा बता दूं, मैं जैसे भी बताया था 2 एंग्लो इंडियन। तो बच्चों देखो अभी जो आपको बताने जा रहा हूं मैं कि 2 एंग्लो इंडियन कौन से हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा वर्तमान में इस बीजेपी के जो कार्यकाल है केंद्र में जो सरकार है उसमें 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए गए हैं उनका नाम। ये बातें किताब में नहीं मिलेगी, इसलिए सामाजिक या साइंस कुछ ऐसे विषय हैं जिसको पढ़ने के लिए आपको अधिक से अधिक समझने के लिए किताब के अलावा आपको समाचार भी सुनना पड़ता है। बहुत कुछ समाचार से आपको मिलता है जो आपके बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत ही सहायक होता है। जैसे आपको बताऊं मैं, ये किताब में नहीं है, वर्तमान में जो एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय जो सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं उनका नाम है रिचर्ड हे, वो केरल के निवासी हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर के हैं उनका नाम है जॉर्ज बेकर जो पश्चिमी बंगाल के निवासी हैं। वैसे भी आपको फिर बता देता हूं मैं, हमारे देश में सबसे अधिक एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग पश्चिम बंगाल और चेन्नई राज्य में क्या है निवास करते हैं। अब हम चलेंगे निर्वाचन के बारे में, इनका निर्वाचन कैसे होता है। तो लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा वयस्क मताधिकार का तात्पर्य है कि हमारे देश में संविधान के द्वारा यह आयु सीमा निर्धारित कर दी गई है कि देश का रहने वाला, भारत का रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर वह 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेता है तो हमारे देश में उसको मत देने का, अपना वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उसी को कहा जाता है वयस्क मताधिकार। तो हमारे देश में भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन एकल मत पद्धति के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि सदस्यों की योग्यताएं क्या होती है, लोकसभा का सदस्य कौन बन सकता है। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, लोकसभा सदस्य क्या होता है। प्रत्येक जिला होता है उसमें एक लोकसभा का सदस्य होता है। वैसे प्रत्येक जो राज्य होता है, प्रत्येक राज्य को एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। तो जैसे अपने बीकानेर की बात करते हैं, आपको थोड़ा मैं बता दूं, बीकानेर में जो लोकसभा का सदस्य है उसको हम कहते हैं, उनका नाम क्या है, श्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर के लोकसभा के सदस्य हैं। इनको हम पार्लियामेंट मेंबर भी कहते हैं, इनको हम सांसद भी कह सकते हैं।
तो ये कहने का तात्पर्य है कि लोकसभा का चुनाव कौन लड़ सकता है? चुनाव कोई भी लड़ सकता है। तो लोकसभा का सदस्य कौन बन सकता है, उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? चुनाव लड़ने के लिए उसके पास योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले लोकसभा सदस्यों की जो योग्यताएं हैं उसके बारे में बता रहा हूं। उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। उससे पहले भारत का नागरिक, वह भारत का निवासी हो, इसको मैं सामान्य तरीके से बोल सकता हूं, वह भारत का रहने वाला हो, वह भारत का निवासी हो या वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। कहने का तात्पर्य है उसकी उम्र 25 वर्ष से कम न हो। 25 वर्ष की आयु उम्र वह पार कर चुका है तो वह चुनाव लड़ सकता है। तीसरी जो उसकी योग्यता है वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो। वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत या अधीन लाभ के पद पर न हो, अर्थात वह कोई सरकारी सेवा में रत न हो, वह कोई सरकारी नौकरी नहीं करता हो, वह चुनाव लड़ सकता है। इसके पश्चात वह न्यायालय द्वारा पागल, दिवालिया, अपराधी घोषित न किया गया हो। अगर न्यायालय ने किसी को घोषित कर दिया कि यह व्यक्ति पागल है, वह दिवालिया है या अपराधी है, तो वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो पागल का मतलब यह तो उसको सर्टिफिकेट, न्यायालय के द्वारा एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, वह पागल हो गया। अपराधी यानी देश में रहते हुए उसने अगर कोई अपराध किया हो और वह आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त रहता है और न्यायालय द्वारा उसको घोषित कर दिया गया, तो वह व्यक्ति जो है वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके पश्चात होता है दिवालिया। दिवालिया क्या होता है? किसी व्यक्ति ने बैंक से, सरकारी संस्था से ऋण लिया, कर्ज लिया और वह ऋण चुकाने में असमर्थ होता है, यानी उसकी संपत्ति इतनी है ताकि उसको बेचने पर भी वह ऋण नहीं चुका पाता है। कहने का तात्पर्य है उसकी ऋण की जो रकम है वह अधिक है और उसकी संपत्ति जो है उससे कम राशि की है, तो या उसके पास बिल्कुल संपत्ति नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय जो है वो दिवालिया घोषित कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दोबारा पुनः आपको बताऊंगा, बोर्ड की परीक्षा में 2 नंबर के प्रश्न आते हैं इस तरह के कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं क्या क्या होती हैं उसको लिखिए। तो दोबारा आप इस प्रकार से लिखेंगे कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक है। वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, वह न्यायालय द्वारा पागल, दिवालिया या अपराधी घोषित न किया गया हो। इस प्रकार यह लोकसभा की योग्यताएं हुई। अब हम चलते हैं इसका कार्यकाल। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल संविधान के अनुसार 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है, लेकिन इससे पूर्व भी प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष से पूर्व भी इसको भंग कर सकती है, राष्ट्रपति कर सकता है। ऐसा हमारे देश में प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा 9 बार लोकसभा को भंग किया जा चुका है। अब अधिवेशन, लोकसभा के अधिवेशन वैसे देखा जाए तो राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उसको क्या करता है? स्थगित करता है। लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं जिसको हम कहते हैं अध्यक्ष और एक को कहते हैं उपाध्यक्ष। लोकसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से ही अध्यक्ष और अपने में से ही उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लोकसभा का जो निर्वाचन होता है देश में जनता के द्वारा, वो अपने में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। तो इस प्रकार लोकसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने केंद्र सरकार के अंतर्गत सरकार क्या होती है, सरकार की परिभाषा, उसके बाद आपके जो सरकार है उसके कितने अंग होते हैं, कि उन अंगों के द्वारा सरकार किस प्रकार से शासन करती है, और संसद के कितने सदन होते हैं, लोकसभा के बारे में पढ़ा, उसके कितने पदाधिकारी होते हैं। अगले वीडियो चैनल में हम पढ़ेंगे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो उनका कार्य क्या होता है। इस प्रकार हमारे इस वीडियो चैनल पर आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। धन्यवाद।